हेलो सर। अगर कोई मेरे से पूछे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है और वो खतरनाक भी है, तो मेरा जवाब होगा वो है वेरिकोज वेन। आज इंडिया में हर 10 में से तीसरा इंसान यानी 3 इंसान जो है वो वेरिकोज वेन से प्रभावित है। तो ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ भी रहा है। तो ये इग्नोर क्यों होता है, पेशेंट के द्वारा भी और डॉक्टर के द्वारा भी। डॉक्टर्स के द्वारा इसलिए इग्नोर की जाती है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा देना पड़ता है और पैसे उतने नहीं मिलते, क्योंकि ये कोई मेजर सर्जरी में तो आती नहीं, एक माइनर सर्जरी में आती है। तो उसमें कोई ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से भी जो है डॉक्टर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और पेशेंट के द्वारा इसलिए इग्नोर होती है कि पेशेंट कहता है कि चलो थोड़ी बहुत पेन ही रह रही है अभी तो, या थोड़ी बहुत थकावट ही है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको रेस्ट लेके ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर कभी बड़ा कुछ होगा, नॉट अ बिग इशू, दिख जाएगी। तो ये सबसे पहले होती किन लोगों को? देखो, वेरिकोज वेन में पेशेंट का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है ग्रेविटी, क्योंकि इसमें ये हमारी जो पैर की जो अशुद्ध रक्त वाहिनियां जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, जिनका काम होता है कि ब्लड को पैरों से हार्ट की तरफ फिल्टर होने के लिए लेके जाना। और इस काम को करने के लिए उनके अंदर ईश्वर ने हमें वाल्व दिए होते हैं। इन वाल्व का काम है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ही इग्नोर करते हैं, यानी कि खून सिर्फ एक ही दिशा में ऊपर की तरफ ही जा सकता है, वो वापस नहीं आ सकता। वाल्व उसको पीछे आने से रोकते हैं। पर ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं, 6-6 8-8 घंटे, जैसे सर्जन हो गए, ऑपरेट कर रहे हैं, 6-6 घंटे ऑपरेट चल रहा है, 8 घंटे ऑपरेट चल रहा है, या हाउस वाइफ हो गई, अपना घर का काम कर रही है, खड़े होकर कर रही है, लिफ्टमैन हो गए, लिफ्ट लेके ऊपर नीचे जाते हैं और खड़े रह के सारा काम होता है, पियोन्स हो गए। तो ऐसे लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें एंटी ग्रेविटी हमारे ब्लड को ऊपर जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम 6-6 8-8 घंटे खड़े रहेंगे और बैठेंगे नहीं या कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे वाल्व जो है वो फेलियर में जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, क्या होता है कि खून जो है वो अब ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से हमारे पैरों की तरफ से वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा भार हमारे पैरों पे पड़ता है। तो पैरों की जो ब्लड वेसल्स हैं, वहां पे अगर ब्लड ग्रेविटी की वजह से वहीं खड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। वहां पे ब्लड इकट्ठा होने की वजह से जो वहां की जो नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। अब वाल्व का क्या काम है, वाल्व में इस तरह से जुड़े होते हैं, जो खून एक बार ऊपर चला गया तो वो वाल्व बंद हो जाते हैं, वो पीछे नहीं जाने देते। ठीक है। पर अब क्या हो गया कि जो हमारी जो वेसल्स हैं उनमें खून इकट्ठा रहने की वजह से धीरे धीरे वो फैलना शुरू कर देती है। और फैलना शुरू होने की वजह से वाल्व जो है वो अच्छे से बंद नहीं होते और एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। तो क्या होता है कि वो ब्लड इकट्ठा रहता है वहां पे, और धीरे धीरे जो हमारी जो वेन्स की जो दीवारें हैं वहां से वो ब्लड जो है वो धीरे धीरे लीक होना शुरू हो जाता है। अब जब वो लीक होता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसमें से निकलता है डब्ल्यूबीसी। हमारे ब्लड में एक सेल्स होते हैं जिसको डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। सबसे पहले तो वो निकलते हैं, लीक होते हैं। और जब वो लीक होते हैं तो धीरे धीरे वहां पे सूजन यानी कि पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो स्वेलिंग रहती है वहाँ पे। अब पेशेंट ने इस स्टेज को भी इग्नोर किया, धीरे 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 वो अपना काम वैसे ही कर रहा है, उसकी रूटीन वैसे ही है। तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें फिर रेड ब्लड सेल्स, जिनको रक्त कण भी कहते हैं, फिर वो लीक होते हैं।
जब वो लीक होते हैं तो फिर वो वहां पे जाके टूट जाते हैं। टूटने पे उनमें से एक केमिकल निकलता है जिसको हीमोसाइडरिन कहा जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो इरिटेशन करता है हमारी बॉडी में। अगर वो टूट के वहां पे इकट्ठा रहे तो उस जगह पे इरिटेशन शुरू हो जाती है और वहां पे कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि हीमो है ना, उसमें आयरन रहता है, तो वहां पे वो कलर चेंज भी करना शुरू कर देता है। इसलिए वहां पे उस जगह पे स्वेलिंग के साथ साथ वहां का रंग जो है थोड़ा सा वायलेट या हल्का सा रेडिश रेडिश वायलेट जिसको कह सकते हैं, इस तरह का रंग वहां पे रहना शुरू हो जाता है नाड़ियों का। और वो इरिटेंट है, इसलिए वहां पे खारिश भी होती है। पेशेंट वहां पे खारिश करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर तक। अब पेशेंट ने इस स्टेज को भी इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेज में वहां से एक और केमिकल जिसको फाइब्रिन कहते हैं वो भी लीक होता है। अब फाइब्रिन जो है वो धागे की तरह का केमिकल है, वो वहां पे जाके फाइब्रिनोजेन बन जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 इनका इकट्ठे रहने से वहां पे एक कोटिंग बन जाती है। ठीक है, एक तरह का आप ये समझो एक लेयर वहां पे बन जाती है और वो लेयर जो है वो एक बैरियर का काम करती है। फिर वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो सकता और धीरे धीरे सेल वहां पे डेड होना शुरू हो जाता है। अब सेल डेड हो गए, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो वहां की स्किन जो है पहले जो रेडिश वायलेट थी वो धीरे धीरे काली पड़नी शुरू हो जाती है। अब काली पड़ गई स्किन, स्किन वहां पे डेड हो रही है। गलती से पेशेंट को वहां पे कोई चोट लग गई, कोई कट लग गया या कोई इन्फेक्शन हो गई, तो वहां पे अल्सर बनना शुरू हो जाता है। और वो अल्सर जो है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो अल्सर जो है वो जल्दी हील भी नहीं होगा। अब अल्सर हील नहीं होगा तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, इन्फेक्शन का सोर्स रहेगा उसमें। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसके टांग तक काटने पड़ते हैं, जिसको वेरिकोस अल्सर कहते हैं। तो इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें वेरिकोस वेन जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारी जो पैरों की नाड़ियां हैं खून लेके जाती है, उनमें स्वेलिंग रह रही है, वो सूज रही है, वहां पे उनका रंग बदल रहा है, वहां पे हमें खारिश रह रही है, तो हमें उसी टाइम डॉक्टर से सलाह लेके उसका उपचार शुरू कर देना। अब आते हैं उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में सर्जरी की जाती है, जिसको एब्लेशन कहते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि जितना भी नाड़ियों का गुच्छा जो है, जितने भी वेन्स हैं, ये सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, स्किन के नीचे की वेन्स होती हैं, वो पूरा का पूरा जितना भी है वो सबको काट देते हैं, निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद पेशेंट को राहत तो मिलती है, पर ये कोई प्रॉपर हल नहीं है और इसका एक साइड इफेक्ट भी है। प्रॉपर हल इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ वेन्स जो है वो नहीं निकल पाती, वो दोबारा फिर वहीं से वो प्रोसीजर फिर वही शुरू हो जाता है। और कई बार तो ये भी होता है कि एक कंडीशन होती है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वेरिकोस वेन्स ये सुपरफिशियल वेन्स की बीमारी है और डीपीटी ये डीप वेन्स की बीमारी है। डीप वेन्स जो हमारे मसल्स के अंदर है। तो अगर कभी क्या हो गया गलती से भी हमारी डीप वेन्स में कभी कोई क्लॉट बन गया या हमें डीवीटी कभी गलती से हो गई, तो सर्जरी की वजह से सुपरफिशियल वेन्स तो वैसे ही नहीं है, निकाल दी गई है, और डीवीटी में अगर कहीं क्लॉट हो गया तो वो पेशेंट जो है वो परमानेंटली रोगी बन गया समझो। क्योंकि अब ब्लड का सर्कुलेशन तो हो नहीं रहा। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? सुपरफिशियल से डीप वेन की तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, वहां से हार्ट की तरफ जाता है। सुपरफिशियल वेन तो पहले नहीं है, डीप वेन वैसे ब्लॉक हो गई है, तो हार्ट जो है, हार्ट तक ब्लड जो जाएगा वो फिर कैसे सर्कुलेट करेगा? और अगर वो सर्कुलेट नहीं करेगा तो वहां से लीकेज जो है, जो ब्लड है, जो ब्लॉक ब्लड है, उसमें से लीकेज चलती रहेगी। लीकेज चलती रहेगी तो बार बार जख्म होते जाएंगे,
और वेरिकोस अल्सर जैसे मैंने आपको बताया वो जल्दी हील नहीं होते, तो वो पेशेंट परमानेंट वेरिकोस अल्सर का रोगी बन गया। अब उसके अल्सर कभी हील नहीं हो सकते, इसलिए हमें सर्जरी की तरफ जाने से पहले भी अच्छे से सोच लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने वेरिकोस वेन से एक बार सुपरफिशियल वेन निकाल दी तो फिर उसके बाद दिक्कतें बढ़ने ही वाली हैं। अब बात आती है कि आयुर्वेद ने इसके लिए क्या किया। आयुर्वेद ने इसके लिए, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए पहले मेडिसिन इंटरनली दी जाती है और साथ ही साथ इसमें एक लीच थेरेपी वो की जाती है। लीच थेरेपी में हम लीचेस का सहारा लेते हैं। लीच जो है वो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है हमारे लिए कि जिसका एक ही काम है, वो जिस जगह पे लग गई वहां पे उसने अशुद्ध रक्त को निकाल के वहां पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देना। सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गई, जख्म भरना शुरू हो गया, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है, तो ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से लीच थेरेपी जो है वो वेरिकोस वेन्स, वेरिकोस अल्सर में बहुत ही उम्दा काम करती है। पर कुछ पेशेंट जाते हैं तो सर फिर हम अकेली लीच थेरेपी क्यों कर लेते हैं, हमें मेडिसिन की क्या जरूरत है। तो ये तो आप ये समझो कि ऐसे बात हो गई कि आप कह रहे हो कि डॉक्टर हम बुखार हुआ है हमें, हम पैरासीटामोल ही खा लेते हैं, हमें बाकी दवाइयों की क्या जरूरत है। अब नो डाउट पैरासीटामोल से भी बुखार उतर जाएगा, और जब तक बुखार का कारण कोई इन्फेक्शन या कोई और बीमारी है, जब तक हम उससे काम नहीं करेंगे तो बुखार जड़ से खत्म होने वाला नहीं है। उसी तरह लीच थेरेपी जो है वो सिर्फ उस लोकल एरिया के ऊपर काम करेगी, उसको हेल्दी कर देगी। पर अगर वो प्रॉब्लम पीछे से है, जड़ से जुड़ी हुई है, जब तक हम जड़ पे काम नहीं करेंगे वो चीज बार बार होती जाएगी, तो हमें लीच थेरेपी भी बार बार करवानी चाहिए। इसलिए हमें लीच थेरेपी के साथ साथ जो रूट कोज है उस पर भी काम करना चाहिए, जिसमें कि आयुर्वेद जो है उसका रूट कोज मानता है वात, पित्त और रक्त। इन तीन चीजों की दुष्टि होने से ये वेरिकोस वेन्स बनती है, तो हमें उन तीनों पे काम करने वाली मेडिसिन खानी पड़ती है, जिससे धीरे धीरे जो है वो वेरिकोस वेन्स खत्म हो जाती हैं। लीच थेरेपी से हमारे जो है वो अल्सर नहीं बनते हैं और हम इस चीज से निजात पा जाते हैं। तो अब आप समझिए कि हमें वेरिकोस वेन्स को इग्नोर नहीं करना है, और यदि कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप हमें आके मिल सकते हैं। हमारे पास वेरिकोस वेन्स के लिए लीच थेरेपी और इंटरनल मेडिसिन दोनों उपलब्ध हैं। आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिखे नंबरों से आप मुझे मिल सकते हैं, और यदि आप नहीं आ सकते हो, आप वीडियो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार।